आज मैं एक दक्षिण कोरियाई फिल्म ए गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल के बारे में समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें और ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत हमें एक सफेद कार को एक चमचमाते शहर की सड़कों पर घुमाते हुए दिखाने से होती है। सफेद कार फिर काली कार का पीछा करती है और एक सुनसान जगह पर पहुंचने पर उससे टकरा जाती है। ड्राइवर अपनी अपनी कारों से उतरते हैं और काली कार का आदमी दुर्घटना की कुछ तस्वीरें लेता है ताकि अगर उसकी बीमा कंपनी मांगे तो दिखा सके। लेकिन फिर सफेद कार का ड्राइवर, जिसका नाम हम अभी तक नहीं जानते, उसे मारता है और काली कार की पिछली सीटों पर खींच लेता है। वह उसे चाकू मारता है, हत्या कर देता है और फिर सफेद कार लेकर भाग जाता है। 5 अगस्त की बात है। एक गर्मी का दिन था। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। वे पहले सीन में हुई हत्या के बारे में रेडियो सुन रहे हैं। चूंकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है, उनमें से एक टी सॉक वाहन से उतरता है और एक जुआ स्थल की ओर चला जाता है। सुरक्षा गार्ड उसे घूंस देने की कोशिश करते हैं। वे उसकी जेब में पैसे का ढेर डालते हैं, लेकिन टी सॉक को यह पसंद नहीं आता और वह उन्हें हल्का सा पीट देता है। इसके बाद वह एक काउंटर के पीछे काम करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। आरोप है कि वह कानूनी रूप से पैसे का लेन देन कर रहा था। इस बीच एक माफिया बॉस डोंग सू पंचिंग बैग पर अभ्यास कर रहा है। उसके कुछ लोग कमरे में आते हैं और उसे घटना के बारे में बताते हैं। पहले डोंग सू पंचिंग बैग को नीचे उतारने का आदेश देता है। उसके लोग पंचिंग बैग को नीचे उतारते हैं और उसकी जिप खोलते हैं। एक आदमी उसमें फंसा हुआ है और बुरी तरह घायल और पिटा हुआ है। डोंग सू फिर इमारत से बाहर निकलता है और कार में बैठ जाता है। उसके पास ड्राइवर है बेशक, और उसके पीछे की तरह 2 अन्य कारें हैं, जैसे एक काफिला। वह पुलिस विभाग में किसी को कॉल करता है और उस पुलिस वाले के बारे में शिकायत करता है जो उसके जुआ घर में घुस आया था। वह इस पुलिस निदेशक को पैसा दे रहा है ताकि उसके लोग ऐसी हरकतें न करें और उसे परेशान न करें। टी सॉक उस लड़के से जिसे उसने गिरफ्तार किया था उसकी मोटरसाइकिल चलाता है और उसे एक अपराध स्थल तक ले जाता है। टी सॉक उसे मोटरसाइकिल पर हथकड़ी लगाता है और दृश्य के पास पहुंचता है। पृष्ठभूमि में उस व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल घुमाते हुए देखा जा सकता है ताकि वह भाग सके। टी सॉक दृश्य के पास पहुंचता है और ऐसा लगता है जैसे पुलिस उस आदमी पर ठोकर खा गई हो जिसकी हत्या कर दी गई थी। टी सॉक अपने साथी के साथ दृश्य का निरीक्षण करता है। उसे एक सुराग मिलता है कि शायद किसी ने पीछे से उसकी कार को टक्कर मारी थी। डोंग सू शांग डू से बात करता है, जो कि एक और गैंगस्टर लगता है, और वे अपने इलाकों और कर्तव्यों का सम्मान करने के बारे में चर्चा करते हैं। वे ज्यादातर असहमत होते हैं और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स एक एक करके मौखिक बहस में फंस जाते हैं। डोंग सू उठकर अपने बॉडीगार्ड को घूंसा मारता है, जबकि वह दूसरे बॉडीगार्ड के मुंह से 2 दांत नंगे हाथों से निकालता है। वह कहता है कि जब बॉस बोल रहे हों तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ये कहने की जरूरत नहीं है। वो शो छेंगड़ू इतना डरा हुआ है कि वह किसी और चीज पर असहमत नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन में एक समूह बैठक कर रहा है और वे पीड़ित की जिंदगी का विश्लेषण कर रहे हैं। उसका कोई कर्ज नहीं है और न ही कोई दुश्मन। फिर वे हत्यारे के इर्द गिर्द एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। टी सॉक सुझाव देता है कि वह एक सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि ऐसी 2 और हत्याएं हो चुकी हैं जहां समान लंबाई के चाकू का इस्तेमाल किया गया है। अन्य आदमी टी सॉक से असहमत है, जबकि निर्देशक उस पर इसलिए तंज करते हैं क्योंकि उसने जुए की सुविधा को बिना अधिकार के नष्ट कर दिया। टी सॉक अपना मन नहीं बदलेगा, वह बस बुरे लोगों को पकड़ना चाहता है। डोंग सू अपने बॉडीगार्ड के साथ छतरी पकड़कर इमारत से बाहर निकलता है। वह अपने गार्ड को अन्य आदमियों को ले जाने और घर जाने का आदेश देता है। वह नशे में नहीं है और वह खुद ही गाड़ी चलाएगा। रास्ते में डोंग सू गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहा है। अचानक एक कार पीछे से उसकी कार से टकरा जाती है और वह फोन काट देता है। चालक वाहन से बाहर आता है। दूसरा आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह सीरियल किलर है। डोंग सू दुर्घटना के बारे में अपने बीमा कंपनी को सूचित नहीं करना चाहता और वहां से चला जाता है। कातिल उसे ऐसा नहीं करने देगा। वह डोंग सू को चौंका देता है और उसे 2 बार छुरा घोंपता है, लेकिन डोंग सू आसान लक्ष्य नहीं है। लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार डोंग सू कातिल के हाथ से छुरी छीन लेता है और उसे वापस छुपा देता है। हत्यारा अपनी कार में बैठता है और डोंग सू को कुचल देता है। डोंग सू को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि उसके आदमी बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के अन्य सदस्यों का शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। उसी समय सीरियल किलर अपनी छुरी साफ करता है और अपने जख्म की देखभाल करता है, या फिर वह एक बाहरी सुविधा में जाता है। एक और लक्ष्य ढूंढता है, एक बूढ़ा आदमी, और उसे छुरा घोंप देता है। डोंग सू जागता है और अपने बॉडीगार्ड से बात करता है। उसे नहीं पता कि हमलावर कौन था, लेकिन वह अपने गार्ड को एक सफेद सूडान की तलाश करने के लिए कहता है। टी सॉक डोंग सू से उसका बयान लेने के लिए आता है, लेकिन डोंग सू उसे कुछ भी नहीं देता। टी सॉक डोंग सू की कार की जांच करने लगता है और कनेक्शन बनाता है। ये एक सफेद सूडान ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी है। यह वही व्यक्ति होना चाहिए। टी सॉक पुलिस निदेशक से बात करता है और उसे डोंग सू का बचाव बंद करने के लिए कहता है। वह कहता है कि हमें उसे पूछताछ के लिए लाना होगा। आखिरकार डोंग सू ने हमलावर का चेहरा देखा है। वह आगे यह दावा करता है कि वह सीरियल किलर के बारे में सही था। वह सीरियल किलर ही होगा, और कौन होगा जिसके पास एक गैंग लीडर पर हमला करने की हिम्मत हो। निर्देशक अब यह सुनना नहीं चाहता।
और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। एक मोन्टाज हमें दिखाता है कि सीरियल किलर एक गैस स्टेशन पर रुकता है और वेंडिंग मशीन से कॉफी लेता है। वह एक आदमी को देखता है और उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है, जबकि डोंग सू एक महिला को हत्यारे का चेहरा बता रहा होता है। वह स्केच बना रही है और वह लगभग ठीक बना रही है। डोंग सू स्केच अपने बॉडीगार्ड को देता है और पुलिस से पहले हमलावर को ढूंढने का आदेश देता है। जब कातिल ट्रक चला रहा था तो एक आदमी जाग जाता है। वह ट्रक के केबिन में सो रहा था। कातिल उसे भी मार देता है, लेकिन छुरा ट्रक से गिरकर सड़क के किनारे ठहरा रहता है। टी सॉक डोंग सू से एक और बार मिलने जाता है ताकि उस पर थोड़ा और दबाव डाला जा सके और उसकी भावनाओं का सहारा लिया जा सके। वह हत्यारा पूरी तरह से पागल है और उसे रोकना होगा, नहीं तो और लोग मरेंगे। डोंग सू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उसका गार्ड उसे बताता है कि उनके व्यवसाय ठीक नहीं चल रहे हैं। हमले के बाद उसके नाम को लेकर अफवाहें शुरू हो गई हैं। डोंग सू तय करता है कि उसे इस हत्यारे को पकड़ना है और मारना है ताकि उसका नाम साफ हो सके और सम्मान वापस मिल सके। उसके आदमियों ने सफेद सूडान और वह एक चाकू ढूंढ लिया है जिससे वह लोगों को मारता है। डोंग सू टी सॉक को मिशन पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। अगर टी सॉक पहले उसे ढूंढ लेता है तो वह उसे न्याय के हवाले कर सकता है, लेकिन अगर डोंग सू उसे पहले ढूंढता है तो वह उसे अपनी मर्जी से सजा देगा। वे अब तक की सारी जानकारी साझा करते हैं और डोंग सू अपना कैमरा दिखा जो इस समय का पूरा समय स्वयं कर रहा था। बेशक उसे एक पुलिस वाले के साथ काम करने के लिए कुछ जमानत चाहिए और इसलिए गैंगस्टर और पुलिस वाला दोनों साथ में शैतान को पकड़ने का काम कर रहे हैं। कातिल करीब 35 साल का होना चाहिए और वह केवल रात में ही हत्या करता है। टी सॉके अपने साथी और एक और अधिकारी के साथ यह राज साझा करता है और उन्हें बताता है कि वे गैंगस्टरों की मदद करेंगे कातिल को पकड़ने में और फिर वे उसे गिरफ्तार करेंगे। डोंग सू अपने गार्ड ओह सॉन्ग को बताता है कि वे पुलिस की मदद लेंगे और एक बार जब वे कातिल को पकड़ लेंगे तो वे उनसे छुटकारा पा लेंगे। डोंग सू मामले को थोड़ा और पेचीदा बना देता है। वह शांगडू पर हमला करने का आदेश देता है और हत्यारा सीरियल किलर के चाकू का उपयोग करता है। इतना ही नहीं, लेकिन वह इसे वहीं छोड़ देता है ताकि पुलिस इसे ढूंढ सके। जब फोरेंसिक इसकी जांच करता है तो उन्हें इस पर ऐसा जेनेटिक इन्फो मिलता है जो इसे गैस स्टेशन पर हुई पिछली हत्याओं से जोड़ता है। टी सॉक पहेली को हल कर लेता है और समझता है कि डोंग सू ने शांगडू से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उसे धोखा हो सके। पुलिस को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह काम सीरियल किलर ने किया है। टी सॉक डोंग सू से मिलने जाता है और उनकी लड़ाई होती है, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाता। खबरों में छेंगडू की मौत की रिपोर्ट की जा रही है। जांच में मदद के लिए पुलिस विभाग में एक नई टीम बनाई जाती है। असली सीरियल किलर एक रेस्तरां में खबरें देख रहा है और मन ही मन गुनगुना रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। एक युवक उसे सुनता है और डरकर उसकी तरफ देखता है। हत्यारा उठता है और चला जाता है। जाते समय उसने युवक के कंधे पर हाथ रखा। शेंगडू के अंतिम संस्कार में सीरियल किलर भीड़ में बैठा है और डोंग सू पर नजर रख रहा है। वे शांगडू के बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है, शांगडू को मेरे चाकू से मारा गया, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। उसका चेहरा डेंगसू की ओर इंगित करता है। डेंगसू और टी सॉक अब सफेद सेडान को करीब से देख रहे हैं और उन्हें पहिए के नीचे खून का धब्बा मिलता है। यह हत्यारे की पहचान की ओर इशारा कर सकता है। अचानक एक समूह उन पर हमला करता है। वे छेंगडू के आदमी हैं। एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और उन दोनों ने उन्हें अच्छी खासी टक्कर दी। बाद में टी सॉक और उसके साथी एक सीरियल किलर का सुराग लगाते हैं और वे उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं। वे उसे सड़कों पर पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बच निकलता है। वे एक जगह का पता लगाते हैं जहां उस किलर ने खाना और पीना किया था। वे उस बोतल को ढूंढते हैं जिससे उसने पिया था और वे एक फैक्ट्री जाते हैं जहां खाली बोतलें रिसाइकल के लिए लौटाई जाती हैं। वे कुछ नए सुराग खोजने के लिए फोरेंसिक टीम को भी अपने साथ लाते हैं। डोंग सू कुछ नई साझेदारियां बना रहा है, अपने व्यापार को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस विभाग में एक महिला जो फोरेंसिक में काम करती है, उसने टी सॉक को एक फाइल दी और उसे उस आदमी की तलाश करने का सुझाव दिया। वह बहुत पहले से लापता घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसने एक अंगूठे का निशान पाया जो उसे सफेद सेडान की स्टीयरिंग पर मिला था। यह शायद कोई गलत दिशा देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी जांच करना फायदेमंद हो सकता है। टी सॉक एक घर की जांच करता है जिसे किसी व्यक्ति ने किराए पर लिया है, जिसे वह किलर होने का संदेह करता है। वह मकान मालकिन से बात करता है और वह कहती है कि जो व्यक्ति घर किराए पर लेता है वह अच्छा आदमी है जिसने कभी कोई परेशानी नहीं दी। उसे कुछ तस्वीरें और अन्य सुराग मिलते हैं। वह तस्वीर की तुलना उस स्केच से करता है जो उन्हें डेंगसू के विवरण से मिला था और यह निश्चित रूप से वही सीरियल किलर है। टी सॉक अपने साथियों और डेंगसू को इसके बारे में बताता है और वे कार्रवाई करते हैं। वह हत्यारे की तस्वीर सभी को देते हैं और उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में खोज शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक किस्मत नहीं बदली। आदमियों को थकान हो रही है और वे ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। डेंगसू एक यादृच्छिक मीटिंग पॉइंट पर टी सॉक का इंतजार कर रहा है। बारिश हो रही है और एक महिला छात्र बस के इंतजार में ठीक डेंगसू के बगल में खड़ी है। वह उसे बारिश से बचाने के लिए अपनी छतरी देता है जब तक बस नहीं आ जाती। डेंगसू, टी सॉक और उनके आदमी डिनर कर रहे होते हैं जब टीवी पर प्रसारित हो रही खबर उनकी ओर ध्यान खींचती है। जिस छात्र को डेंगसू ने अपनी छतरी दी थी उसे मृत पाया गया है। वो गुस्सा हो जाता है
और हर कोई फिर से हत्यारे की खोज में जुट जाता है। इस बार वे उसे एक कार में देखते हैं और एक कार पीछा शुरू हो जाता है। डोंगसू और ओ सांग हत्यारे और टी सॉक को एक साथ कुचलते हैं। हालांकि हत्यारा पैदल भाग जाता है। अंधेरी गलियों में वे उसे पकड़ने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। हत्यारा ओह सुंग को चाकू मारता है, लेकिन फिर डोंगसू उसे ढूंढ निकालता है और जमकर पिटाई करता है। डोंगसू उसे एक गोदाम में ले जाता है और यातना देता है। जब वह उसका सिर काटने के लिए तैयार होता है, तब टी सॉक अपनी कार लेकर गोदाम में घुसता है और डोंगसू को बेहोश कर देता है। फिर वह औपचारिक रूप से हत्यारे को गिरफ्तार करता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। एक और समस्या तब आती है जब पुलिस के पास हत्यारे को फांसी देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते। टी सॉक्स डंगसू को अदालत में गवाह के रूप में पेश होने के लिए मना लेता है। डंगसू यह करने को तैयार है अगर टी सॉक्स उसे वादा करे कि उसे भी उसी जेल में भेजा जाएगा जहां हत्यारा है। डंगसू अदालत में आता है और साबित करता है कि हत्यारे ने सच में उस पर हमला किया था। जब उन्होंने लड़ाई की तो उसने कातिल को बाएं सीने में छुरा मार दिया। पुलिस वाले ने कातिल के कपड़े उतारे और उसके शरीर के बताए गए हिस्से में घाव था। कातिल जेल में डेंगसू के साथ बंद हो जाता है, जो शायद उसे मौत की सजा से पहले ही मार देगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।